स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने फलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम दो या दो से अधिक फलनों की संयुक्त रूप से बात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आपको जो करवा रहे हैं टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं, फिर भी सभी स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको वीडियो को रोककर या फिर आप दोबारा भी उसको देख सकते हैं। नोट्स जो बनाने को आपको कहा है उसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर में ढंग से मेहनत कर लेते हो तो चाहे आप पिछले कई वर्षों में चाहे आप कितने भी कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हैं, इस बार जीत आपकी है। क्योंकि मेहनत किसी का नहीं रखती, मेहनत करेगा वही फल पाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार किया गया प्रयास ही आदमी को परिपूर्ण बनाता है। जन्म से कोई भी महान नहीं होता। जिस कार्य में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही परफेक्ट होते जाओगे। रुचि भी परिश्रम से, प्रैक्टिस से ही आती है। आप एक चैप्टर में प्रैक्टिस करके देख लीजिए, मेहनत करके देख लीजिए, अगले चैप्टर में आपका मन लगने लग जाएगा। असंभव कुछ नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है और हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने ये सुन रखा है कि एक नन्ही चिंटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है उसको, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौटाता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। टीचर आपको केवल और केवल आपकी अंगुली पकड़ सकता है, आपका हाथ पकड़ सकता है। दौड़ना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। टीचर कब तक आपका हाथ पकड़ा रखेगा? जब तक आप घुटने नहीं टेकते, हिम्मत नहीं हार जाते, तब तक आपका हाथ पकड़ा रखेगा और वो साथ साथ में आपके दौड़ता रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप एक चैप्टर में ढंग से मेहनत कर लेते हो तो दूसरे चैप्टर में आपकी अपने आप रुचि पैदा हो जाती है। इस बात को आप अमल करके देख लीजिए, फिर आप चाहे मेहनत करना ही छोड़ देना, मेरी बात से विश्वास ख़त्म कर लेना कि ठीक है, आप एक चैप्टर में करके देख लीजिए, आप विजेता आप होंगे। ठीक है, अब बातें करते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन मतलब दो या दो से अधिक फलन। मैं 3 समुच्चय, पहले एक मतलब फलन में 2 समुच्चय लेता था, अब मैं 3 समुच्चय ले रहा हूँ, कोई ए, बी और सी, जो अरिक्त हैं, जिसमें अब फलन हैं वो ए से बी में परिभाषित हैं और जी फलन कोई है बी से सी में परिभाषित है। तो परिभाषा कहती है कि इनका जो संयुक्त फलन है जी वो ए से सी में परिभाषित होगा और इसका जो मान है जी ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स के बराबर रहेगा। चलिए इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं।
ये कोई 3 सेट है आपके ए, बी और सी। ए से बी में जो परिभाषित फलन है वो आपका है अप, और बी से सी में जो परिभाषित फलन है वो आपका है जी। और परिभाषा कहती है कि इनका संयुक्त फलन है जी ऑफ, वो ए से सी में परिभाषित होगा, और इनका जो मान है ये इस प्रकार से रहेगा। देखिए माना इसमें कोई अवयव है x, तो यहाँ अवयव जो बनेगा वो बनेगा ऑफ x। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर अपन लेते थे समुच्चय 1, 2 और यहाँ a, b, और ये कोई अगर फलन है, तो अगर एक का प्रतिबिंब b है तो अपन यही कहते थे कि f1 का मान b है, तो b की जगह मैं f1 लिख सकता हूँ। तो इसी प्रकार x अवयव है अपफलन के संयोग से ये f(x) बन गया। इसी प्रकार f(x) है g फलन के संयोग से ये g(x) बन गया। तो इसी प्रकार हमारा जो जीओ फलन है ये x जो अवयव है तो जीओ फलन के संयुक्त से मतलब सम्मिलन से ये g(x) बन गया है। अब हम बात करते हैं एक शर्त की। ये कह रहा है जीओ फलन हो तो गया। अब इसकी एक शर्त ये है कि जीओ फलन तभी परिभाषित होगा जब अपफलन का परिसर जी फलन के प्रांत के उपसमुच्चय हो, जी के प्रांत का उपसमुच्चय हो। ये सबसेट का साइन है, 11th में बहुत पढ़ रखा है आपने। अब ये देखिए, ये जो अपफलन का ये परिसर होता है, ये जी फलन का प्रांत होता है। इसमें b और b सेम ही है, तब अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जी ऑफ तो परिभाषित हो जाएगा। लेकिन इसका एक संयुक्त फलन अपोजी भी होता है, वो परिभाषित होगा या नहीं होगा अपन देखते हैं। इसी प्रकार संयुक्त फलन अपोजी तभी परिभाषित होगा जब जी का परिसर अप के प्रांत का उपसमुच्चय हो। कहने का मतलब ये कह रहा है जी कोई फलन है बी से सी में, अब कोई फलन है ए से बी में, तो सी और ए, क्योंकि जी फलन का परिसर और अपफलन का प्रांत बिल्कुल ही अलग अलग है सी और ए, तो ये इस स्थिति में ये अपोजी परिभाषित नहीं हो सकता। और इसी प्रकार जब अपोजी परिभाषित होगा तो इस अपोजी का मान अप जी एक्स के रूप में अपन निकालेंगे। समझ में आ गई आपको बात? अब अपन आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ। अब कोई फलन है अंश से z में और f(x) का मान है 3x। g कोई फलन है z से q में तथा gx का मान है x - 1/2। देखिए अंश से z और z से q, a से b और b से c, इसका मतलब ये जो उसमें b समुच्चय तो दोनों में समान था ना, इसमें क्या है z समान है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इसमें जीओ फलन तो परिभाषित होगा लेकिन अपोजी परिभाषित नहीं होगा। अपोजी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपोजी के लिए क्या होगा, जी फलन का परिसर q होगा और अपफलन का प्रांत क्या होगा, अन। तो ये सबसेट होता है क्या? नहीं होता, इसलिए अपोजी परिभाषित नहीं होगा और जीओ परिभाषित हो जाएगा। तो अपन देखते हैं कि जीओ फलन जो परिभाषित होगा वो किस से किस में होगा, अन से क्यू में। जीओ फलन अन से क्यू में, जैसे अपन ए से सी में होता था ना, इसी प्रकार जीओ फलन
n से q में परिभाषित हो गया। और जो इसका मान है वो अपन g ऑफ x से निकालते हैं। क्या करते हैं, g ऑफ x। ध्यान रखना मैं g ऑफ x को सिंप्लीफाई करता हूँ तो g ऑफ x लिख देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये o हटा देता हूँ। तो बराबर क्या आ गया इसके, g ऑफ x का मान कितना है 3x। और अब gx, अब x की जगह, अब ये जो gx का काम है ना, x की जगह यहाँ पर क्या रखना है 3x। x की जगह क्या रखना है 3x। तो 3x माइनस 1/2 ये आपका g ऑफ फलन का मान हो गया। अब इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। हल तो इसका यही है, बस एक आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। ये था n, ये था z, ये था q। 1 2 को अवयव थे n के, और इसमें 3x मतलब 3 और 6 अब फलन के संयोग से। अब g फलन कहता है 1 से 3 आ गया, 2 से 6 आ गया। अब g फलन कहता है कि x माइनस 1/2, तो 3 रखते हैं तो 2/2 1 आता है, और 6 रखते हैं तो 5/2 आता है। लेकिन संयुक्त फलन कहता है कि आप ऐसा मत करो, आप यहाँ सीधा यहाँ से यहाँ g ऑफ फलन निकाल लो, जो g ऑफ x से आ जाएगा। इसका मतलब यही है, इसका मतलब कि आप यहाँ से ये निकालो, यहाँ से ये निकालो, इससे अच्छा आप सीधा g ऑफ फलन निकाल लो जो a से c में परिभाषित होता है। उसके लिए आप क्या करो, अब फलन का परिसर g फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए g ऑफ फलन के लिए। अब एक एग्जांपल और समझते हैं। आपको ये डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक बनाते रहना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ कि अब कोई फलन है वो r से r में परिभाषित है, और f(x) का मान है 2x, और g कोई फलन r से r में परिभाषित है, और gx का मान है sin x। तो g ऑफ और अपोजिट दोनों संयुक्त फलन आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब जो फलन का प्रांत और परिसर वो भी r और r है, और g फलन का परिसर r और r है, प्रांत और परिसर। तो इस स्थिति में आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको पता है कि r से r में ही वो दोनों जो संयुक्त फलन होंगे दोनों परिभाषित होंगे, और दोनों ही r से r में ही परिभाषित होंगे। तो g ऑफ फलन भी r से r में परिभाषित होगा, और अपोजिट फलन है वो भी r से r में ही परिभाषित होगा। जब ये समान हो तब देखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा परिभाषित होगा या फिर कौन सा नहीं होगा, इसमें दोनों परिभाषित होंगे। और इसका मान आपको पता है कैसे निकालते हैं, g ऑफ x से, और g ऑफ x का मतलब यहाँ से पहले ऑफ x का मान रख दो, ऑफ x का मान है 2x। अब gx फलन में x की जगह 2x रख दो, x की जगह 2x रखेंगे तो क्या मान आएगा साइन, और x की जगह आपको रखना है 2x। अब अपोजिट फलन है वो भी r से r में परिभाषित है, और इसका जो मान होगा वो अब gx से निकाला जाएगा। समझ आ गई बात मेरी? अब आगे चलते हैं। अब और gx का मान कितना है साइन x। अब मुझे क्या करना है, x की जगह सिर्फ और सिर्फ साइन रखना है अफ एक्स फलन में यहाँ, तो यहाँ मान आ जाएगा 2 साइन x। आपने देखा कि g ऑफ और अपोजी का मान अलग अलग आया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब कोई फलन है r प्लस से r प्लस में, और अफ एक्स का मान है x²। g कोई फलन है r प्लस से r प्लस में, और gx का मान है x की पावर 1/2। तो आपको ये बात कंफर्म हो गई है अब तक कि इसमें अपन संयुक्त फलन दोनों निकाल सकते हैं, अपोजी और जी ऑफ। चलिए निकालते हैं।
अपोजी भी आर से आर में परिभाषित होगा और जी ऑफ भी आर से आर में परिभाषित होगा। सॉरी, आर प्लस से आर प्लस जो भी दिया होता है उसमें आप लिखें। तो अपोजी एक्स क्या निकलता है, अफ जी एक्स से। जी एक्स का मान लिख दो एक्स की पावर 1/2। अब अफ एक्स में एक्स की जगह एक्स की पावर 1/2 रख दो, तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1/2, एक्स की जगह मैंने क्या रखा है, एक्स की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर, कुल मिला के ये एक्स बन गया। इसी प्रकार जी ऑफ में क्या बनेगा, बराबर जी ऑफ एक्स। ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स की पावर 2। अब जी एक्स फलन में एक्स की जगह आपको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मैं रखता हूँ एक्स स्क्वायर और इसकी पावर है 1/2, कुल मिला के एक्स आ जाता है। आप देखते हो कि यहाँ तो मान क्या हुआ, अपोजी और जी ऑफ का अलग लगाया और यहाँ आपने देखा अपोजी और जी ऑफ का मान सेम आया। इसका मतलब एक बात तो आपके स्पष्ट हो गई है कि ये जो संयुक्त फलन है क्रमविनिमयता गुणधर्म का पालन करना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। संयुक्त फलन के गुणधर्म की तरफ। 2-3 आप एग्जाम्पल ले लिए हैं, अब आगे हम संयुक्त फलन के गुणधर्म की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन के गुणधर्म। पहली बात यही है कि संयुक्त फलन क्रमविनिमयता गुणधर्म का पालन करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, द कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव। ठीक है, संयुक्त फलन गुणधर्म का क्रमविनिमयता का पालन करना कोई जरूरी नहीं है। संयुक्त फलन द्वारा क्रमविनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं। और ये बात पिछले 2 एग्जाम्पलों के माध्यम से अपन सिद्ध कर चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे कि कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, कि संयुक्त फलन साचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। कंपोजिट फंक्शन इज एसोसिएटिविटी, साचर्यता गुणधर्म का पालन करते हैं। दूसरा है संयुक्त फलन साचर्यता गुणधर्म का पालन करते हैं। अब मैं 3 फलन लूँगा इसमें, अफ, जी और एच। ऊपर लिखता हूँ मैं मिटा के, थोड़ा सा बड़ा है ये प्रूफ करना। अब कोई फलन दूसरा गुणधर्म है ए से बी में परिभाषित है, जी कोई फलन बी से सी में परिभाषित है और एच कोई फलन है वो सी से डी में परिभाषित है। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि जो साचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं जो संयुक्त फलन है, अपने को सिद्ध करना है। तो यही होती है एसोसिएटिविटी, साचर्यता यही तो होती है।
कि पहले इन जी ऑफ का संयुक्त फलन निकाल के फिर इस अच के साथ संयुक्त फलन निकालें, या फिर अच और जी का संयुक्त फलन और अच और जी का संयुक्त फलन, फिर अफ के साथ इनका संयुक्त फलन निकालें, मान वही रहता है। इसको अपन प्रूफ करते हैं। ये चार कोई समुच्चय है रिक्त सी और डी। इसमें अब फलन है वो ए से बी में परिभाषित है, जी फलन बी से सी में परिभाषित है, और अच फलन है वो सी से डी में परिभाषित है। तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनका जो संयुक्त फलन होगा जी ऑफ वो ए से सी में परिभाषित होगा, और इनका जो संयुक्त फलन होगा वो क्या हो जाएगा, अच ओ जी, वो किस से किस में परिभाषित होगा, बी से डी में परिभाषित होगा। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। एक बार मैंने आगे के 3 समुच्चय ले लिए, एक बार मैंने पीछे के 3 समुच्चय ले लिए। ठीक है, इसको ऊपर लिखो चाहे नीचे से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब एक बात करें कि अब इसको आप एक समुच्चय मान लो पूरे को, तो ये क्या हुआ फलन, जीओ फलन ए से सी में परिभाषित है और अच फलन है वो सी से डी में परिभाषित है। तो इस जीओ का और अच का जो संयुक्त फलन होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ जो ये फलन होगा वो यही तो होगा, अच ओ जी ओ अफ, क्योंकि ये पहले जो ये बाद का जो फलन होता है वो पहले लिखते हैं, और जी ओ अफ। समझ आ रही है मेरी बात। उसके बाद में यहाँ से जो ऊपर से परिभाषित होगा, यहाँ से मैं डैश डैश के द्वारा लिखता हूँ इसको, यहाँ से जो फलन होगा वो क्या परिभाषित होगा, एच ओ जी, क्योंकि ये तीनों को एक मानो और इसको आप एक मानो। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये आपके क्या होगा, ए से बी में जो अपफलन है और बी से डी में अचोजी फलन है। तो ए से डी में क्या होगा, एच ओ जी, ठीक है, ओ अफ। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि 3 फलन है अफ जी अच, जो ए से बी में अपफलन, बी से सी में जी फलन और सी से डी में अच फलन, इस प्रकार परिभाषित है। फिर इन दोनों का ए बी सी से संयुक्त फलन जी ऑफ निकाल सकते हैं, और पीछे वाले 3 समुच्चयों से आप अच ओ जी इसका संयुक्त फलन निकालते हैं। उसके बाद अपन उसको 3 समुच्चय मानते हैं। क्या इस बीच वाले को हटा दिया है हमने कि ए से सी में जो परिभाषित है वो जी ऑफ फलन है और सी से डी में जो परिभाषित है वो अच फलन है। तो इसको ए बी सी करते थे तब अपन यही करते थे कि ये फलन ले लिया, उसके बाद में ओ और फिर ये फलन। तो यहाँ सीधा डायरेक्ट ए से बी में जो फलन परिभाषित होगा वो अच ओ जी ओ अप होगा, और यहाँ जो इसी प्रकार इस प्रकार ये परिभाषित होगा वो अच ओ जी ओ अप होगा। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर डायग्राम के हिसाब से कर दिया है। अब मैं इनको अवयव लेकर भी बराबर सिद्ध करूँगा। देखिए, माना यहाँ कोई अवयव है x, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा वो अवयव, यहाँ बनेगा अफ एक्स, और इसको मैं मान लेता हूँ y, और यहाँ अवयव क्या बनेगा, यहाँ से इसको आगे यहाँ से मान लेते हैं, तो ये अवयव बनेगा जी वाई, क्योंकि बी से सी में जो परिभाषित फलन है वो जी वाई है, और जी वाई को मैं मान लेता हूँ जेड, और ये आगे अच फलन के संयोग से बन जाएगा अच जेड। समझ आ रही है बात? अब आप देखिए ज़रा, मैं फलन निकालता हूँ एच ओ जी ओ अफ। यहाँ देखना, एच ओ जी ओ अफ। देखिए यहाँ x लगाता ही है। जब आप 2 फलन लेते हो जी ओ अफ या अफ ओ जी, जैसे आप लेते हो जी ओ अफ, तो आप सीधा लिखते हो ना जी
ऑफ एक्स। कहने का मतलब जो भी बार फलन है उस पर एक्स लगाते हो और बार का जो फलन है वो सीधा का सीधा लिखते हो। तो इस अच को आप सीधा का सीधा लिख दीजिए। अब जो बच रहा है उसके लिए जी ऑफ एक्स का काम कर दीजिए। ठीक है, मैंने यही लिखा है अच, इसको कोई एक फलन मानो, अच ऑफ एक्स, ये तो काम किया है। उसके बाद में नेक्स्ट चलता हूँ मैं। अब जी ऑफ एक्स को अपन लिखते ही हैं जी ऑफ एक्स, और ऑफ एक्स क्या है, वाई है, तो ये हो गया जी वाई, और जी वाई क्या है, जेड है, तो ये भी अच जेड हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इस फलन को सरल करते हैं, तो इसका भी मान अच और अच जेड आएगा। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। एच ओ जी ओ ऑफ एक्स। अपन क्या करते हैं, एच ओ जी को क्या लिखते हैं, एच जी एक्स, तो यही लिखना है अपने को। नहीं, वो लेना है ना अपने को, एच ओ जी ओ ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक फलन दूसरा फलन, अब हो जी एक्स, क्या करते हैं अपन, अब जी एक्स, यही तो करते हैं। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, एच ओ जी वैसे का वैसा रखूँगा और यहाँ पर क्या लिख दूँगा, ऑफ एक्स। समझ रहे मेरी बात को। और एच ओ जी का एच ओ जी पढ़ा है, ऑफ एक्स को क्या लिखना है, वाई, और एच ओ जी वाई, अब इसको क्या लिखेंगे, एच जी वाई, और जी वाई को क्या लिखना है, एच जेड, और एच जेड भी वो आया था, एच और जेड ही ये आया है। आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा।